इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। आप अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो और उसमें आपके ऊपर कैश में लेन देन का प्रेशर है या आप अपनी मर्जी से कैश में लेन देन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कानूनी खतरे बताऊंगा जो कि कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, खास करके जब आप प्रॉपर्टी सेल परचेज में कैश का उपयोग कर रहे हो, चाहे अपनी मर्जी से कर रहे हो चाहे सामने वाले के प्रेशर में कर रहे हो। पहला कानूनी खतरा है दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 SS और 269 ST का, जो कि तरह तरह की प्रोहिबिशंस लगाती हैं कैश ट्रांजैक्शंस पे। आपने अगर कैश लेन देन करके इन धाराओं का उल्लंघन करा तो जो रिसीवर है पैसे का, यानी बायर पैसा दे रहा है सेलर को, सेलर ने रिसीव किया, तो जितना भी पैसा सेलर ने रिसीव किया हुआ कैश में उस पे 100% पेनल्टी लगेगी। सरल भाषा का मतलब है वो सारा पैसा इनकम टैक्स विभाग का हो जाएगा, वो आपका नहीं माना जाएगा। और इसमें अभी हाल फिलहाल अप्रैल 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, RBA NMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस बी गुना शेखर। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो कानून लाया गया था ये तो लाया इसीलिए गया था ना कि ब्लैक मनी को रोका जा सके, तो लोग धड़ल्ले से कैश में डील कर रहे हैं, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, क्या यूज हुआ इसका। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट को डायरेक्शंस दी हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस को भी, कि अगर कोई आदमी आके कोर्ट में केस करता और कहता है कि मैंने तो इसे कैश दिया था, तो वो कोर्ट पहले इनकम टैक्स विभाग को सूचित करेगी कि ऐसा कह रहा है कि मैंने कैश दिया था। और सब रजिस्ट्रार को भी तहसील में जहां रजिस्ट्री कराने जाते हो, अगर उसे पता चलता है कि सौदे में कैश डील हुई है, तो वो भी इनकम टैक्स विभाग को सूचित करेगा और फिर इनकम टैक्स विभाग इन सेक्शंस के वायलेशन के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये है पहला खतरा। दूसरा खतरा दोस्तों ये है कि चलो मान भी लें कि आपने वो जो कैश दिया सेलर को, वो अपने बैंक अकाउंटों में से निकाल के दिया, अपने अकाउंट से निकाला, अपनी वाइफ के अकाउंट से निकाला, बच्चों के अकाउंट से निकाला, और एक सोर्स ऑफ इनकम आप दिखा सकते हो इनकम टैक्स विभाग को। अगर कोई नोटिस आया भी ये कैश आप कहां से लाए, तो आप दिखा सकते हैं कि भी देखो मैंने ये बैंक जाके इतने लाख रुपए ऐसे ऐसे इस तारीख को निकाले थे ATM से या अपने रिश्तेदारों के अकाउंट से। पर इससे आप बच नहीं जाओगे ऐसा कहने से, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ये पूछने का अधिकार रखता है कि भाई ये पैसा आपने निकाला क्यों। इतना पैसा कैश में डील करना, ट्रांजैक्शन करना अनलॉफुल है अंडर सेक्शन 269 जो मैंने पहले पॉइंट में बताया। तो आपने ये निकाला क्यों, इसी समय क्यों निकाला, किसको दिया। अगर आप कुछ भी झूठ बोलते हो कि भाई ये पैसा मैंने निकाल लिया, अपने बिजनेस में लगाने के लिए निकाला था या किसी और काम के लिए निकाला था, तो क्या आपके बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें आपने इसकी एंट्री की। यानी अगर आप इनकम टैक्स को ये बोलते हो कि ये मैंने निकाल के कैश दिया, तो भी आप फंसोगे। और अगर आप झूठ बोलते हो आपने बहुत सारा कैश विड्रॉ किया अकाउंटों से और आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ गया कि आपने इतनी इतनी तारीख को इतने लाख रुपए कैश निकाले, हमें बताइए कि क्यों निकाले और इसका क्या प्रयोग किया, और आपने झूठ बोलने की कोशिश की, तो भी आप फंसोगे। ये दूसरा खतरा। दोस्तों तीसरा खतरा है डिमोनेटाइजेशन का। अब रात के 8 कभी भी बज सकते हैं, लेकिन मित्रों रात के 8 बजे डिमोनेटाइजेशन की सूचना आए या ना आए, लेकिन एक फेज्ड मैनर में RBI या गवर्नमेंट अथॉरिटीज जिस तरह से 2000 के नोट धीरे धीरे मार्केट में दिखने आपको बंद हो गए होंगे, इस तरह से दिखने धीरे धीरे क्या पता 500 के नोट भी बंद हो जाएं। तो अगर कोई डिमोनेटाइजेशन जैसी कार्रवाई हो गई, आपने भारी मात्रा में कैश इकट्ठा कर लिया है, तो समझ लो वो आपका सारा का सारा कैश किसी भी दिन रद्दी हो सकता है। ये खतरा हमेशा आपके ऊपर मंडराता रहेगा। तो ये तीसरा कानूनी पहलू है। दोस्तों चौथा लीगल रिस्क है, चौथा कानूनी खतरा है, दोनों पार्टीज में से अगर किसी की मृत्यु हो गई रजिस्ट्री से पहले, आपने एग्रीमेंट कर लिया, कैश ले लिया या कैश दे दिया, किसी एक पक्ष की मृत्यु हो गई या कैश लेने देने के बाद कोई आपस में सीरियस झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो क्योंकि मैटर में कैश इन्वॉल्व हो गया, तो आपके ऊपर बहुत सारे लीगल खतरे अब पैदा हो गए। अगर आप बोलते हो कि मैंने कैश दिया था या लिया था, तो भी फंसेंगे, पुलिस के पास जाएंगे तो भी पुलिस पूछेगी, इनकम टैक्स को भी सूचित किया जा सकता है, काले धन की भी जांच हो सकती है, अनअकाउंटेड मनी है ये। तो
ऐसी अवस्था में कोर्ट में जाना, उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना या पुलिस के पास जाना, भले ही आप बायर हैं भले ही आप सेलर हैं, वो एक अपने आप में कठिन कार्य हो जाएगा। और उस झगड़े को सुलझाना और आपके पैसे को बचाना और आपकी प्रॉपर्टी को बचाना आपके लिए मुश्किल होगा। पांचवा लीगल खतरा दोस्तों ये है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के एग्रीमेंट को कंपलसरी कानूनन रूप से रजिस्टर करवाना होता ही है। अगर वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अपने आप में ही अनलॉफुल हो गया। अब वो एग्रीमेंट में अगर आपने लिख दिया कि भाई दोनों पार्टीज आपस में कैश दे रही हैं, ऐसा कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड लिखा जा रहा है कि कैश की बात लिखी जा रही है, तो वो रजिस्टर पहली बात होगा नहीं, आप करवाने ही नहीं जाओगे। और चलो आप पहुंच भी गए हिम्मत करके, तो सब रजिस्ट्रार जब वहां पड़ेगा कि आपने उसमें कैश लिख रखा है तो वो रजिस्टर नहीं करेगा या इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर देगा। कई लोग क्या करते हैं, दो एग्रीमेंट बना लेते हैं। शुरू में कच्चा एग्रीमेंट बना लेते हैं, मान लो कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की, तो लिख दिया 1 करोड़ रुपए, और रजिस्ट्री होनी है 60 लाख रुपए की, तो जब 40 लाख रुपए नकद ले लेते हैं, बाद में लिख देते हैं 60 लाख रुपए का एक पक्का एग्रीमेंट बना दिया। तो वो जो पहला जो एग्रीमेंट बना है, दूसरे पक्ष ने अगर रख लिया, उसे फोटोकॉपी रख ली, फाड़ा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्हाट्सएप पे सेव कर लिया, और फिर कोई डिस्प्यूट होगा दोनों पार्टी का, तो दो एग्रीमेंट पुलिस के पास पहुंचेंगे, थाने में पहुंचेंगे, दो एग्रीमेंट कोर्ट में पहुंचेंगे, और फिर ये एक किस्म से आप दोनों मिलके पुलिस को और इनकम टैक्स विभाग के साथ फोर्जरी और फ्रॉड कर रहे हो। दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो तो बाद में सोचेगी सरकार, पर आप दोनों मिलके इनकम टैक्स विभाग को चूना लगाने का प्रयास कर रहे हो, स्टैंप ड्यूटी चोरी करने का प्रयास कर रहे हो, कैपिटल टैक्स गेन चोरी करने का प्रयास कर रहे हो, अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी यूज करने का प्रयास कर रहे हो, तो दोनों के ऊपर केस बन जाएगा और दोनों जेल जाने के लिए तैयार रहना। छठा कानूनी रिस्क है दोस्तों कि जब आप कैश में डील कर रहे हो तो वहां पे अगर पुलिस की रेड हो गई, किसी ने सूचना दे दी, बायर ने ही बता दिया या सेलर ने बता दिया, तो अगर कोई भी ऐसी बात हुई या बीच में डीलर है उसने बता दिया, लुटेरों ने लूट लिया, चलो ये तो लीगल बात नहीं हुई कि लुटेरों ने लूट लिया, लेकिन छापा पड़ गया आपके घर पे, दुकान पे, मकान पे, और वो कैश बरामद हो गया, तो वो सारा कैश जब्त हो जाएगा और आपको ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी रखने के इल्जाम में सीधा अंदर जाना पड़ेगा। एक बार तो अंदर पहुंच ही जाओगे, उसके बाद आपके वकील आपकी जमानत करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, जज साहब को आप समझा पाओगे नहीं समझा पाओगे, ये सब बातें बाद की हैं। सेवंथ लीगल खतरा दोस्तों ये है कि अगर आप जो एक्चुअल में डील कर रहे हो मार्केट वैल्यू पे प्रॉपर्टी की और रजिस्ट्री वैल्यू उसकी कम है, क्योंकि आप इसलिए ये डील कर रहे हो कि एक तो आप कैपिटल टैक्स गेन बचाना चाहते हो अगर आप पे एप्लीकेबल है ये बात तो, और दूसरा आप स्टैंप ड्यूटी एज ए बायर कम पे करना चाहते हो, और कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं कि आपके पास कैश पड़ा हो, कोई और प्रॉपर्टी आपने बेचा हो, तो गुनाह का सिलसिला चलता जा रहा है, कैश पीछे से आया, आगे गया आगे गया आगे गया। तो दोस्तों ये सारे ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि आपने कोई नई इजाद कर ली हो, आप कोई क्रिमिनल तो हो नहीं, आप नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हो, तो आप जो भी ये कार्य कर रहे हो इसका इनकम टैक्स विभाग को ना पता हो, इसका सब रजिस्ट्रार को ना पता हो, सरकार को ना पता हो, ऐसा है भी नहीं, क्योंकि उन्हें सारी ट्रिक्स पता है और सब कुछ आजकल आधार से लिंक रहता है, पैन से लिंक रहता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, हाईटेक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी सब डिपार्टमेंट्स, उनकी नजर हर ट्रांजैक्शन पे रहती है। अगर ऐसा पता चला और आपकी किस्मत खराब हुई कि भाई आपने जो डील की है उसकी मार्केट वैल्यू वाकई बहुत ज्यादा है और आपने कम सर्कल रेट पे रजिस्ट्री कराई है, तो रजिस्ट्री सर्कल रेट पे आपने कराई है वो ठीक है, वो मिनिमम रेट है, उतने रेट पे आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। सब रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि सर्कल रेट किसी प्रॉपर्टी का 50 लाख है तो आप 70 लाख पे रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, वो तो आपको कहते हैं कि आप रियल मार्केट वैल्यू डिस्क्लोज करेंगे, जो कि आप रियल मार्केट वैल्यू डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप फोर्जरी कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है IPC में, अब BNSS हो गया, BNS हो गया, सॉरी, भारतीय न्याय संहिता, तो आपके खिलाफ चीटिंग की FIR दर्ज हो सकती है। तो आप के इसके अलावा भी इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, हालांकि मैं CA नहीं हूं और आप किसी CA से कंसल्ट करना, 1-2 सेक्शंस मैंने नोट की हैं, वो मैं बता देता हूं आपको, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, यू मे कंसल्ट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक है सेक्शन 56(2) ब्रैकेट में X,
ये बायर पर लागू हो जाएगी। दूसरी सेक्शन है 50C, ये लग सकती है सेलर के ऊपर। तो आपके ऊपर कई धाराएं लग सकती हैं अलग अलग प्रकार की, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी की जो असली वैल्यू थी जिस पे आपने लेन देन किया उसके बारे में सब रजिस्ट्रार को झूठ बोला और कम वैल्यू आपने सेल डीड में लिखी। फिनेंशियल पेनल्टी के अलावा दोस्तों कि आपका पैसा चला गया, आपकी प्रॉपर्टी चलेगी, आप डिस्प्यूट में फंस गए, मेंटल हरासमेंट होगी, यहां तक तो ठीक है आप झेल लोगे, लेकिन इसमें जेल जाने का भी खतरा है। और जेल जाने के जो प्रावधान हैं इम्प्रिजनमेंट के ऐसे मामलों में जो कि इस तरह की स्थितियों में पैदा हो सकते हैं, वो इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर भी हैं, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के अंदर भी जेल जाने के ऐसे प्रोविजंस हैं जो आप पे लग सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की अपराध कब हुआ, IPC की धारा या जो करंट कानून है भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत भी चीटिंग इत्यादि में या फोर्जरी अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट की कर दी, 2 एग्रीमेंट बना दिए, कुछ और कर दिया, तो वो भी धाराएं आपके ऊपर लग सकती है, जिससे कि आपकी आज़ादी और आपकी इज्जत भी चली जाएगी पैसे और प्रॉपर्टी के साथ साथ। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।